चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का एक चैप्टर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में हम आज जानेंगे कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो ये जानने से पहले हम ये देखते हैं कि जो ये मानव में रक्त परिसंचरण होता है वो सुनो। देखो, जैसे एक कोशिकीय कोई जीव है, ये कोई जीव है, इसमें एक कोशिका है और ये इसका केंद्रक है। अब इस जीव के अंदर जो भी या O2 मान लो, पोषक पदार्थ मान लो, ये सब जो है वो इसके अंदर किससे आते हैं? इसकी सतह से प्रवेश करते हैं। किससे प्रवेश करते हैं? इसकी सतह से इसके अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन अब इसकी तो पूरी सतह है वो संपर्क में, इसके अलावा इसमें कोई भी उत्सर्ज पदार्थ बनता है, उत्सर्जी पदार्थ बनता है, तो वो उत्सर्जी पदार्थ भी सतह से क्या हो जाते हैं? बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, वो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, उन प्राणियों में क्या होता है कि इस प्रकार से सतह के द्वारा सभी कोशिकाओं में पोषक पदार्थ नहीं पहुंचाए जा सकते। इसलिए उनमें क्या पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? परिसंचरण तंत्र की। किसकी बात करते हैं? परिसंचरण तंत्र की। तो परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो, परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है? सुनना कि वह तंत्र जो प्रत्येक कोशिका में पोषक O2 जल ये कहां पहुंचाए? प्रत्येक कोशिका में पहुंचाए। कहां पर पहुंचाए? प्रत्येक कोशिका में पहुंचाए। और कोशिका में बने हुए यहां पर ये कोशिका में पहुंचा दिए, और कोशिका में क्या बन रहे हैं? विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं। उन उत्सर्जी पदार्थों को कहां लेकर आता है? उत्सर्जी अंगों तक। कहां तक पहुंचाता है? उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। वह तंत्र क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। वह तंत्र क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र। ये सब कार्य पोषक O2 जल कहां पहुंचाए? कोशिका में। कोशिका में उत्सर्जी पदार्थ बने, उन्हें वापस कहां तक लेकर आए? उत्सर्जी अंगों तक लेकर आए। वो तंत्र क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो परिसंचरण तंत्र की परिभाषा क्या होगी कि वह तंत्र जो प्रत्येक कोशिका में पोषक, ऑक्सीजन व जल को पहुंचाता है तथा कोशिका में बने हुए उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम उसके बाद में परिसंचरण तंत्र के प्रकार। क्या देखते हैं? परिसंचरण तंत्र के प्रकार। अगला पॉइंट हमारा देखते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ 2। दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। नंबर 1 पर आता है खुला परिसंचरण तंत्र, और 2 नंबर पर आता है बंद परिसंचरण तंत्र। 1 नंबर पर आता है खुला परिसंचरण और 2 नंबर पर आता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब हम बात करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र।
किसके बारे में पढ़ते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि इसमें जो परिसंचरणीय द्रव जो होता है, मान लो रक्त ही, वो क्या होता है कोशिका के अंदर, मान लो एक जीव है तो इसमें क्या होगा, बड़ी बड़ी गुहाएं होंगी और इन गुहाओं में क्या भरा हुआ होगा, रक्त भरा हुआ होगा। मतलब रक्त इसमें बंद नलिकाओं में या सुविकसित वाहिनियों में नहीं बहता है। इसमें जो रक्त होता है वो बड़े बड़े कोटरों में भरा हुआ होता है और उसको हम नाम देते हैं क्या, रक्त कोटर। क्या कहते हैं? रक्त कोटर या हीमोसील कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोसील। इन्हें हम बोलते हैं रक्त कोटर या हीमोसील। रक्त कोटर या क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। लेकिन और इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो पाया जाता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के प्राणियों में। इसमें पाया जाता है, इसका जो एग्जांपल है वो आते हैं क्या, आर्थ्रोपोडा और कुछ मोलस्का। इसमें आता है आर्थ्रोपोडा में और कुछ मोलस्का में। आर्थ्रोपोडा में कुछ मोलस्का, उसमें कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र की। किसकी बात करते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र की। तो ये जो हमारा बंद परिसंचरण तंत्र है उसमें क्या होता है, रक्त क्या करता है, बंद सुविकसित नलिकाओं में बहता है। इसमें बहता है बंद सुविकसित नलिकाओं में बहता है। ये नलिकाएं कहीं पर भी खुली नहीं होती हैं, तो इस प्रकार की जो नलियां हैं उनमें रक्त बहता है, बंद सुविकसित नलियों में रक्त प्रवाहित होता है। तो उस परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं कौन सा, बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इसका उदाहरण आता है किसमें, कोर्डेटा संघ के प्राणी। इसका उदाहरण क्या आता है, कोर्डेटा पृष्ठवंशी, और उसमें क्या, स्तनधारी पक्षी, सरीसृप और उभयचर। मतलब इसका उदाहरण आता है क्या, कोर्डेटा। और कोर्डेटा में कौन कौन आते हैं, स्तनी पक्षी, उभयचर और मछली। पक्षी, उभयचर, सरीसृप, इन सब में कौन सा परिसंचरण होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, फिर उसके प्रकार देखे और प्रकारों में हमने ये देखा कि इसके उदाहरण देखे। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है, हमारा पॉइंट क्या है, मानव रक्त परिसंचरण। तो अब मानव रक्त परिसंचरण के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, मानव रक्त परिसंचरण के बारे में। तो मानव रक्त परिसंचरण के बारे में देखने से पहले हम किसके बारे में देखेंगे, रक्त, हृदय और विभिन्न नलिकाएं। इसके बारे में देख रहे हैं मानव रक्त परिसंचरण। तो मानव में कौन सा होता है, बंद रक्त परिसंचरण। कौन सा होता है, बंद रक्त परिसंचरण। मानव में बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि मानव का जो परिसंचरण तंत्र है बंद रक्त परिसंचरण है, और ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। कि मानव की जो रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या क्या होता है और किस किस के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो देखते हैं। तो देखो आगे हम देखते हैं बंद परिसंचरण है मानव में, और इस तंत्र में रक्त, हृदय और विभिन्न नलिकाएं हैं। इस तंत्र में क्या क्या पढ़ेंगे हम, इस तंत्र में हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में, रक्त के बारे में, फिर किसके बारे में, हृदय के बारे में, और फिर किसके बारे में, विभिन्न नलिकाओं के बारे में, विभिन्न नलिकाओं के बारे में। ये जो सब है वो हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत, मानव रक्त परिसंचरण के अंतर्गत। तो मानव में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है, और ये किस किस से मिलकर होता है, इसमें रक्त होता है, हृदय और रक्त नलिका। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रक्त के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, रक्त के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, रक्त के बारे में। तो रक्त में क्या होता है कि हमारा जो ये रक्त है वो होता है क्या, तरल संयोजी ऊतक। क्या होता है, तरल
संयोजी उत्तक। हमारा रक्त कैसा है? तरल संयोजी उत्तक होता है। अब इसे तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, आधात्री के रूप में प्लाज्मा, आधात्री के रूप में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा में क्या होती है? रक्त कणिकाएं। क्या पाई जाती हैं? प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारा जो रक्त है वो कैसा है? तरल संयोजी उत्तक है। और इसमें तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसकी जो आधात्री है उसमें आधात्री के रूप में तो इसमें प्लाज्मा और क्या पाई जाती है? रक्त कणिकाएं पाई जाती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि मानव रक्त की सामान्य बातें। तो सबसे पहले रक्त के बारे में देखें हम रंग, कि रक्त का रंग कैसा होता है। तो रक्त का रंग होता है कैसा? लाल। कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। इसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। ये देखा हमारा पहला इसका सामान्य जो लक्षण देखे उसमें रंग देखा, और रंग में देख लिया रंग कैसा है? लाल है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। फिर हम देखते हैं इस रक्त के रंग के बाद में हम इसका देखें पीएच या इसकी प्रकृति देखें। इसकी क्या देखें? प्रकृति। तो उसकी प्रकृति में जो रक्त है वो होता है कौन सी प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर उसके बाद में या ऐसे भी देख सकते हो उसको हल्का क्षारीय। कौन सी प्रकृति होती है? हल्की क्षारीय प्रकृति। फिर अगर हम इसके बारे में इसकी पीएच के बारे में बात करें तो इसकी पीएच होती है 7.35 से 7.40। कंफर्म पीएच अगर कहीं आपको दी हुई हो तो उस पीएच को हम मानते हैं कितना? 7.4। अगर कहीं एक ही दिया हो तो वो कौन सी होती है? 7.4 पीएच रक्त की होती है। अगर हम रक्त के इसके बारे में देखें, स्वाद के बारे में देखें, क्या देखें? स्वाद। रक्त का स्वाद देखें तो रक्त का स्वाद जो है वो होता है लवणीय। कौन सा होता है? लवणीय स्वाद होता है, लवणीय। और ये लवणीय स्वाद किसके कारण होता है? इसमें NaCl है। क्या पाया जाता है? NaCl। NaCl के कारण इसका स्वाद कैसा बताया गया है? लवणीय स्वाद बताया गया है। अब इसके बाद में हम देखें कि इसका स्वाद हो गया, इसकी पीएच हो गई, इसकी प्रकृति हो गई, इसका रंग हो गया। अब अगर हम रक्त की मात्रा की बात करें, रक्त की मात्रा की बात करें कि रक्त कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो रक्त की मात्रा में हम देखें तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना? 5 से 6 लीटर लगभग कितना होता है? 5 से 6 लीटर लगभग रक्त पाया जाता है। ये रक्त की क्या होगी? एक स्वस्थ व्यक्ति में मात्रा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि शरीर के भार का, या लिख रहा हूं, क्या होता है? शरीर के भार का 1/12 भाग। शरीर के भार का कितना होता है? 1/12 भाग वो मान होता है किसका? रक्त का। अब उसके बाद में हम देखते हैं इसके बारे में कि रक्त का संगठन। इसके बारे में देखते हैं रक्त के संगठन में। तो सभी विद्यार्थी इसको साथ के साथ आप लिखते रहेंगे जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं। कि जैसे हमने ये पढ़ा मानव रक्त परिसंचरण में परिसंचरण तंत्र के प्रकार पढ़ लिए। मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र है? बंद रक्त परिसंचरण है। किस किस से मिलकर बना हुआ है? रक्त, हृदय और विभिन्न नलिकाओं से मिलकर बना हुआ है। फिर हम बात करें आगे कि रक्त के बारे में बात करें पहले, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक। इसको तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आधात्री के रूप में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं इसमें पाई जाती हैं। फिर हम इसके सामान्य देखें लक्षण गुण, तो पहले इसका रंग के बारे में बात करें तो इसका रंग होता है लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। इसकी प्रकृति देखें तो होती है क्षारीय प्रकृति।
इसकी पीएच देखें तो कितनी होती है 7.35 से 7.46। फिर अगर हम इसका स्वाद देखें तो इसका स्वाद होता है लवणीय, किसके कारण NaCl का। फिर हम इसकी मात्रा देखें तो इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर लगभग, या शरीर के भार का 1/12 भाग। अब हम देखते हैं आगे रक्त संगठन। अगला पॉइंट डालेंगे हम क्या, रक्त संगठन। देखो अगला पॉइंट देखते हैं हम रक्त संगठन। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का जो हमारा अगला पॉइंट है वो है रक्त संगठन। देखो संगठन का मतलब क्या होता है कि रक्त किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, रक्त किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमारा जो रक्त संगठन है उसमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। तो रक्त संगठन में रक्त के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। देखो पहला भाग होता है क्या, प्लाज्मा, और दूसरा जो इसका भाग है वो होता है क्या, रक्त कणिका। रक्त कणिका मतलब इसके एक पहला भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग है रक्त कणिका। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि हमारा जो रक्त संगठन है उसमें मुख्य रूप से 2 अवयव पाए जाते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा और 2 नंबर पर रक्त कणिका। सबसे पहले देखते हैं हम किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, प्लाज्मा के बारे में। हमारा जो ये प्लाज्मा है ये कुल रक्त का 55% भाग बनाता है। कुल रक्त का कितना परसेंट भाग होता है, 55%। और ये कुल रक्त का कितना भाग होता है, 45%। कुल रक्त का ये 55% होता है और ये कुल रक्त का 45% भाग होता है। उसके बाद में हम देखें कि ये प्लाज्मा में हम देखें तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में देखें तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है क्या, जल। क्या होता है सबसे ज्यादा प्लाज्मा में, जल। कितना होता है, 90 से 92%। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। फिर इसके बाद में हम देखें तो प्लाज्मा में प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन, प्लाज्मा की जो प्रोटीन होती है वो होती है 7 से 8%। कितने प्रतिशत होती है, 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन अब यहाँ पर फिर से आ जाता है कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नंबर 1 प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन। दूसरी प्रोटीन है वो होती है एल्ब्यूमिन, और तीसरी जो प्रोटीन होती है वो होती है कौन सी, ग्लोब्यूलिन। कौन सी होती है, ग्लोब्यूलिन। ये 3 प्रकार की जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब इनका हम देखें तो इनके अलग अलग कार्य हैं। अगर हम इसके बारे में देखें, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन के बारे में देखें तो ये जो प्रोटीन है वो किसमें सहायक है, रक्त स्कंदन में। किसमें सहायक है, रक्त स्कंदन में। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो हमें रक्त स्कंदन में सहायता करती है, रक्त स्कंदन में सहायक होती है। दूसरी प्रोटीन अगर हम एल्ब्यूमिन देखें तो ये क्या कार्य करती है, हमारे शरीर में परासरण दाब नियमन का कार्य करती है। परासरण दाब नियमन,
का कार्य, राशनदार नियमन का कार्य ये प्रोटीन हमारे शरीर में करती है। अगर हम तीसरी जो हमारी प्रोटीन है, दूसरी प्रोटीन और ये तीसरे प्रकार की जो हमारी प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, वो क्या कार्य करती है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। प्रतिरक्षियों का निर्माण क्या कार्य करती है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है। और ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की जो ये है वो हमारी कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलिन। इसके ऊपर देखो सामान्य जनरल साइंस में भी एग्जामों में प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक बार पटवारी पूछा था प्रश्न कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और गामा। राशनदार नियमन का कार्य कौन सी करती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और जो मुख्य रूप से पहली प्रोटीन है वो क्या करती है, रक्त स्कंदन में सहायक। अब ये रक्त स्कंदन क्या होता है, आगे टॉपिक है हमारा रक्त स्कंदन, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये प्रोटीन उसमें किस प्रकार से सहायता देगी रक्त स्कंदन में, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे रक्त इसके प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं हम। प्लाज्मा में क्या लिखा हमने, सबसे पहले तो कि प्लाज्मा होता कैसा है, हल्की पीले रंग का होता है। इसका हम रंग देखें, ये देखिए आप, अब अगर हम इसके रंग के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका रंग, तो रंग होता है प्लाज्मा कैसा, हल्का पीला। और वो भी किसके कारण, इसमें वर्णक होते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन ये वर्णक पाए जाते हैं। इसके कारण प्लाज्मा का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। क्या होता है, हल्का पीला रंग होता है। अब अगर हम प्लाज्मा की भी प्रकृति देखें या प्लाज्मा की भी पीएच देखें, अगर हम इस प्लाज्मा की भी किसकी बात करें, पीएच की, तो वही जो रक्त की पीएच होती है वही इसकी पीएच होती है 7.4। अब इसके अलावा और प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा में हम देखें तो इसके अलावा प्लाज्मा में गुलित अवस्था में कुछ गैसें होती हैं। क्या पाई जाती है, गुलित अवस्था में कुछ गैसें पाई जाती हैं, जैसे N2, CO2, O2, ये कुछ गैसें भी प्लाज्मा में गुलित अवस्था में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्लाज्मा में और क्या क्या चीज होती है, तो प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा में क्या होते हैं, कुछ आयन भी होते हैं, कुछ आयन होते हैं, जैसे सोडियम धन आयन, पोटेशियम धन आयन, कैल्शियम धन आयन, सल्फेट एनायन, क्लोराइड एनायन आदि। इनमें से ये आयन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें भी अगर हम बात करें तो इनमें मुख्य रूप से जो पाए जाने वाले आयन हैं वो धनायन में तो होता है कौन, सोडियम, और ऋणायन में कौन होता है, क्लोराइड। ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मा में क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। प्रमुख रूप से धनायन में तो होता है सोडियम और क्लोराइड या ऋणायन में होता है क्या, क्लोराइड आयन। ये भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा जो प्लाज्मा है हमारा, उसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ये उत्सर्जी पदार्थ भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं अल्प मात्रा में। इसके अलावा हार्मोन और एंजाइम भी होते हैं, हार्मोन व एंजाइम भी हैं, वो भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम देखें कि हमारा जो ये परिसंचरण है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अभी देखो यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं रक्त का संगठन, किसके बारे में पढ़ रहे हैं,
रक्त संगठन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रक्त संगठन में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि दो प्रकार से होता है, तो प्लाज्मा से और एक रक्त कणिकाओं से। प्लाज्मा में देखें रंग कैसा है, हल्का पीला, इसके कारण बिलू रूबी और बिलू वर्णकों के कारण इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला। कितना होता है कुल रक्त का, 55%। क्या होता है इसमें मुख्य रूप से जल, कितना, 90 से 92%। फिर क्या होती है इसमें प्रोटीन, कितनी, 7 से 8%। और फिर देखिए हम प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन, क्या कार्य करती है, रक्त स्कंदन में सहायक। दूसरी होती है एल्ब्यूमिन, क्या होती है, प्राशन दाब का कार्य करती है। तीसरी है ग्लोब्यूलिन, 3 प्रकार की, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। क्या कार्य करती है, ये भी प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, या प्रतिरक्षियों के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। उसके बाद में हमने देखा क्या क्या पाया जाता है, इसका पीएच देखो 7.4 है। इसमें घुलित अवस्था में कुछ गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि। इसके अलावा हम देखें तो इसमें कुछ आयंस पाए जाते हैं, जैसे सोडियम धनायन, पोटेशियम धनायन, कैल्शियम धनायन, सल्फेट विनायन, क्लोराइड विनायन आदि, हाइड्रोजन कार्बोनेट विनायन, ऐसे लवण इसमें पाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख रूप से धनायन होता है सोडियम, और विनायन कौन सा होता है, क्लोराइड। इसके अलावा इसमें अवशिष्ट पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल ये भी पाए जाते हैं, और हार्मोन और एंजाइम भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा प्लाज्मा के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा है उसमें क्या क्या पाया जा रहा है उसके बारे में। एक चीज और हो गई, अगर हम प्लाज्मा में से इस रक्त स्कंदन पदार्थ को हटा दें, मतलब रक्त स्कंदन पदार्थ रहित प्लाज्मा को, तो उसको कहते हैं क्या, सीरम। क्या कहते हैं उसको, सीरम। तो सीरम क्या होता है, रक्त स्कंदन रहित प्लाज्मा। ये वह प्लाज्मा जिसमें रक्त स्कंदन पदार्थ नहीं हो, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं हो, तो वो प्लाज्मा क्या कहलाती है, सीरम। और उसका जो अध्ययन है वो कहलाता है क्या, सीरोलॉजी। और हमारा अगर हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन देखें तो वो क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। और सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है, सीरोलॉजी। तो ये हमारी किसके बारे में हुई, प्लाज्मा के बारे में। एक बार आपको समझाया, इसका आपको क्या करवा दिया, दोबारा से रिवीजन। तो मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमारे लिए समझ में नहीं आई, तो आपको वो दोबारा अगली क्लास में अच्छी तरह से समझाया जाएगा। अब हम देखते हैं किसके बारे में, रक्त कणिकाओं के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं, रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो रक्त कणिकाएं हैं वो कुल रक्त का क्या होता है, कुल रक्त का भी बताया कितना होता है, 45%। और रक्त कणिकाओं की जो प्रतिशतता है रुधिर में, रक्त में किसकी, रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता, रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता क्या कहलाती है, हीमेटोक्रिट। क्या कहलाती है, हीमेटोक्रिट। पूछा जाए हीमेटोक्रिट क्या होता है, तो रक्त में रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रिट कहते हैं। मतलब रक्त में रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या कहते हैं, हीमेटोक्रिट कहते हैं। और कितनी होती है ये, 45% होती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है रक्त कणिकाएं, 45% भाग बनाती हैं। फिर अगर हम देखें कि ये जो पाई जाने वाली रक्त कणिकाएं हमारी वो कितने प्रकार की हैं, तो ये जो रक्त कणिकाएं हैं होती है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की,
तीन प्रकार की लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं इसको, या आरबीसी। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस। अब यहां पर देखना, कई बार हम ऐसे देते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, तो यहां मैंने कणिका लिखा, लाल रक्त कोशिका नहीं लिखा। क्या लिखा है? कणिका लिखा है। तो इसमें क्या डिफरेंट होता है? यहां पर मैंने इसको कार्पल्स बोला, नहीं कि सेल बोला। तो इस कणिका और कोशिका में क्या डिफरेंट है? कणिका और कोशिका में क्या डिफरेंट है? क्या ये आरबीसी कोशिका नहीं होती है? होती है कोशिकाएं, लेकिन हम इन्हें कोशिका नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। उसका कारण यह है कि ये जो आरबीसी हैं उनमें क्या नहीं होता? कोशिका विभाजन। इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? क्या नाम दिया? कणिकाएं कहते हैं, न कि कोशिका। तो इसको रेड ब्लड सेल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉर्पस। रेड ब्लड कॉर्पस बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? रक्ताणु। क्या बोलते हैं? रक्ताणु भी कहते हैं, या रक्ताणु को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। और क्वेश्चन में लिख सकते हो, क्या कहते हैं इसको? रक्ताणु। रक्ताणु भी इसे कहा जाता है। किसको? आरबीसी। किसको कहा जाता है? आरबीसी। अब हम पहले, इसके अलावा दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तो पहले हम आज जो अध्ययन करते हैं वो सबसे पहले इस आरबीसी के बारे में अध्ययन स्टार्ट करते हैं हम, कि आरबीसी किस प्रकार की कणिकाएं होती हैं और इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं, वो जानकारी हम आज देखते हैं। इसके बारे में, आरबीसी के बारे में, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखो, देखो लाल रक्त कणिकाएं हैं, उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो कणिकाएं हैं वो क्या होती हैं? केंद्रक रहित होती है। हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में, आरबीसी के बारे में। तो अगर आरबीसी की बात करें कि ये क्या होती है? केंद्रक रहित कणिकाएं होती है। कैसी होती है? केंद्रक रहित कणिकाएं पाई जाती है। ये आरबीसी है, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद, अपवाद होता है क्या? ऊंट व लामा। ऊंट व लामा दो प्राणी ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक उपस्थित। ऊंट और लामा ऐसे दो प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी सभी अन्य जो प्राणी हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि अगर हम इसमें देखें तो इसके आकार में देखें तो इसका आकार, इसका जो व्यास होता है वो 7 से 8 म्यू, क्या होता है? 7 से 8 म्यू मीटर इसका आकार व्यास होता है। क्या होता है? व्यास मतलब उभयोत्तर या गोलाकार ये कणिकाएं होती हैं जिनका व्यास बताया गया कितना? 7 से 8 म्यू व्यास की होती हैं। और अगर हम इसकी मोटाई देखें तो वो होती है लगभग कितनी? मोटाई देखें तो लगभग 2 म्यू मीटर इसकी क्या होती है? मोटाई बताई गई है। अब अगर हम इसके बारे में देखें, आगे इसके बारे में, हम आरबीसी के बारे में देखें तो आकार देखें तो सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है? एम्फीबिया वर्ग की। और सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो होती है स्तनधारी की। मतलब अगर एक चीज ये हो, ये आरबीसी है ना, वो केवल और केवल किसमें पाई जाती है? कोरडेटा में। किसमें पाई जाती है? कोरडेटा में पाई जाती है। आरबीसी केवल किसमें पाई जाती है? कोरडेटा संघीय प्राणियों में ही पाई जाती है। अन्य जो भी संघीय प्राणी है उनमें ये आरबीसी नहीं पाई जाती। कुछ ऐसे हैं कि
हमने देखा भी जैसे कि HY है उसके रक्त का रंग लाल होता है। कैसा रक्त होता है? लाल। तो वो कैसे हुआ? उसमें आरबीसी तो है ही नहीं, लेकिन उसमें आरबीसी नहीं है तो उसमें क्या है कि उसमें हीमोग्लोबिन है, लाल रंग प्रदान करने वाला, जो किसमें घुला हुआ है? उसकी प्लाज्मा में होता है। किसमें होता है? उसके प्लाज्मा में पाया जाता है। तो आरबीसी केवल किसमें होती है? कोर्डेटा। अब हम कोर्डेटा में भी देखें तो जो एम्फीबिया वर्ग है हमारा, कौन सा? एम्फीबिया, जिसको हम बोलते हैं उभयचर। कौन सा बोलते हैं? उभयचर। उभयचर, उभयचर है, उसकी आरबीसी क्या होती है? सबसे बड़ी आकार। और अगर हम सबसे छोटी देखें तो होती है किसकी? स्तनधारी। स्तनधारी की आरबीसी देखें तो होती है क्या? सबसे छोटी। लेकिन अब बात करें हम किसकी? स्तनधारियों की। किसकी बात करें? स्तनधारियों की बात करें तो देखो, स्तनधारियों में देखें तो सबसे बड़ी आरबीसी होती है किसकी? हाथी की। स्तनधारियों में देखें हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी होती है आरबीसी किसकी? हाथी की। और सबसे छोटी देखें, मतलब इसकी क्या होती है? सबसे बड़ी। किसमें? स्तनधारियों में सबसे बड़ी होती है। वैसे तो सबसे बड़ी किसकी? उभयचर की है, लेकिन हम स्तनधारी की बात करें तो स्तनधारी में सबसे बड़ी हाथी की। और उसके बाद में कस्तूरी मृग। इस कस्तूरी मृग की जो आरबीसी होती है वो होती है सबसे छोटी। तो हम स्तनधारियों में बात करें आरबीसी के आकार की, तो सबसे बड़ी आरबीसी होती है हाथी की, सबसे छोटी आरबीसी होती है किसकी? कस्तूरी मृग की होती है। किसकी होती है? कस्तूरी मृग की। फिर अगर हम बात करें कि ये जो आरबीसी की जो गणना देखें हम कि आरबीसी कितनी मात्रा में पाई जाती है उसके बारे में देखें हम, तो देखो कितनी होती है वो देखो। एक तो इसकी गणना के लिए यंत्र आता है, उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की गणना करने वाला यंत्र है। आरबीसी की गणना करने के लिए किसका काम में लेते हैं? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा आरबीसी की क्या की जाती है? गणना की जाती है। आरबीसी की गणना की जाती है। अब आरबीसी की हमने गणना की, क्या की? गणना की, तो गणना करने पर हमें संख्या प्राप्त होगी। तो वो संख्या कितनी होती है? वो संख्या देखो, पुरुषों और महिलाओं, इन दोनों में ये संख्या क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। पुरुषों में ये संख्या हम देखें तो होती है कितनी? 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, या उसमें सीधा भी 55 लाख दिया होगा, हो सकता है। फिर महिलाओं में देखें तो ये होती है 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। प्रति घन मिलीमीटर ये जो संख्या है वो संख्या होती है किसमें? महिलाओं में। किसमें होती है? महिलाओं में की संख्या होती है। तो इसके आगे हम देखें, यहाँ मिटा रहा हूं, उससे पहले आप देख लो आरबीसी दादुद्र कणिकाएं, या इसको आरबीसी कहते हैं, या इसको इरिथ्रोसाइट या रक्ताणु कहते हैं। फिर ये केंद्रक रहित कणिकाएं होती है। फिर अपवाता ऊंट व लामा में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। फिर इनका आकार देखा तो ये 7 से 8 मिलीमीटर व्यास की और 2 मिलीमीटर क्या होती है? इनकी मोटाई होती है। फिर हमने देखा कि ये आरबीसी केवल कोर्डेटा संघ में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? आरबीसी केवल कोर्डेटा संघ में पाई जाती है। फिर हमने देखा कोर्डेटा संघ में भी आकार देखा इनका तो उभयचर की सबसे बड़ी होती है और स्तनधारियों की आरबीसी सबसे छोटी होती है। फिर हमने स्तनधारियों में पढ़े, किसमें पढ़े? स्तनधारियों में। तो स्तनधारियों में हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है और कस्तूरी मृग की आरबीसी सबसे क्या होती है? छोटी होती है। फिर हमने क्या की? आरबीसी की गणना तो किससे की? हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की गणना करने वाले यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। फिर संख्या गणना करने से हमें पता चली तो पुरुषों में इसकी संख्या होती है 50 से 55 लाख। क्या होती है पुरुषों में की संख्या? 50 से 55 लाख प्रति
घन मिलीमीटर इसकी संख्या होती है, और महिलाओं में जो इसकी संख्या होती है वो होती है 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। फिर हम बात करते हैं कि आगे इसकी ये लाल रक्त कणिकाएं कि ये कैसी होती हैं, क्यों होती हैं, उनके बारे में। यहां तक देख लिया हमने संख्या, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, सबको समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखें कि आरबीसी का रंग कैसा होता है। आरबीसी का रंग कैसा होता है, ध्यान देना। आरबीसी के रंग की बात कर रहे हैं तो आरबीसी का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल। इसके कारण मैंने पहले भी बताया था हीमोग्लोबिन, इसके कारण हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक क्या होता है? श्वसन वर्णक। क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक होता है, जिसमें एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितनी ऑक्सीजन का परिवहन करता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक हीमोग्लोबिन का अणु कितनी ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है, तो हमारा आंसर आएगा 4 और 2। 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन एक हीमोग्लोबिन करता है। कौन? एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। अगर परमाणु पूछे तो कितना आ जाएगा? 8 परमाणुओं का परिवहन करता है। फिर अगर हम ये देखें कि जो एक हीमोग्लोबिन है, इसमें केंद्रीय परमाणु के रूप में कौन सा आयन होता है या कौन सा तत्व होता है? तो होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में केंद्रीय परमाणु के रूप में क्या पाया जाता है? आयरन होता है। और फिर 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है इसमें। एक तो केंद्रीय परमाणु के रूप में तो क्या है? आयरन, Fe+2 फेरस। क्या है? Fe+2 फेरस होता है। और उसके अलावा 4 पॉलीपेप्टाइड अणु इसमें क्या होती है? श्रृंखलाएं पाई जाती है। 4 फेरस आयन युक्त हीम समूह है और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं इसमें होती है। ये एक प्रकार की हीमोग्लोबिन को बताया गया है सहयुग्मी प्रोटीन। क्या बताया गया है? सहयुग्मी प्रोटीन। क्या बताया गया है इसको? एक प्रकार की सहयुग्मी प्रोटीन इसको कहा गया है। किसको? हीमोग्लोबिन को। किसको कहा गया है? हीमोग्लोबिन को एक प्रकार की सहयुग्मी प्रोटीन कहा गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी मात्रा कितनी होती है। तो पहले तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जानने के लिए हम ये देखते हैं कि इसके मापन किससे किया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा किससे मापते हैं? तो एक होता है हीमोमीटर या हीमोसाइटोमीटर। क्या होता है? हीमोग्लोबिनोमीटर भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिनोमीटर या हीमोमीटर। हीमोग्लोबिनोमीटर या हीमोमीटर क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिनोमीटर या हीमोमीटर कहते हैं जिसके द्वारा रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात की जाती है। अब ये हीमोग्लोबिन की मात्रा हम देखें तो कितनी पाई जाती है, तो ये भी पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग है, क्योंकि आरबीसी में तो है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में देखें तो होती है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, और अगर महिलाओं में बात करें तो होती है कितनी? 12 से कितनी? 14 ग्राम प्रति 100 ml। 12 से 14 ग्राम और एक है 14 से 16 ग्राम। अगर औसत कई बार ये महिला पुरुष नहीं दी हुई हो, महिला पुरुष नहीं दिया हुआ हो और फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा पहुंचे तो हम देखते हैं कितनी? 12 से कितनी? 16 ग्राम प्रति 100 ml। ये हीमोग्लोबिन की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है हमारे रक्त में? हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। फिर हम बात करें कि ये जो आरबीसी हैं उनका जो निर्माण है वो कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है उसके बारे में देखें तो यहाँ तक एक बार देख लो। आरबीसी गणना कर लिया हमने हीमोसाइटोमीटर से। पुरुषों में 50 से 55 लाख, महिलाओं में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर है। रंग है लाल, किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? श्वसन वर्णक है जो किससे बना हुआ है? 4 संयुग्मी प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, 4 फेरस अणु और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मिलने से जिसका निर्माण होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन
को किससे मापते हैं? हीमोग्लोबिनोमीटर या हीमोमीटर से इसका मापन किया जाता है। इसकी मात्रा होती है पुरुषों में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml भी पाया जाता है। अब इसके बाद में फिर हम देखते हैं आगे कि आरबीसी का निर्माण, इसके बारे में देखते हैं, आरबीसी के निर्माण के बारे में देखते हैं। देखो, आरबीसी का जो निर्माण है वो अलग अलग प्रकार से बताया गया है। आरबीसी का निर्माण, देखो हम आरबीसी के निर्माण के बारे में देखते हैं। तो एक तो होता है भ्रूणीय अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था में अगर हम आरबीसी का निर्माण देखें तो आरबीसी का निर्माण होता है यकृत और प्लीहा में। यकृत व प्लीहा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन हम बात करें व्यस्त की, इसकी बात करें व्यस्त की, व्यस्त, तो व्यस्त में अगर हम देखें तो व्यस्त में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है किसमें? लाल अस्थि मज्जा। इसमें होता है लाल अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, अब यहाँ पर शब्द है अस्थि मज्जा। क्या शब्द है? अस्थि मज्जा, जिसको बोलते हैं बोन मेरो। क्या कहते हैं? बोन मेरो। ये जो बोन मेरो या अस्थि मज्जा है वो क्या होता है? ये क्या होता है? तो सुनना, हमारी जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों में क्या होता है? पूर्ण रूप से ठोस नहीं होती, बीच में क्या होती है? खोखली लोहा। तो इनमें जो यहाँ पर तरल पदार्थ भरा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? बोन मेरो। इस बोन मेरो से ही किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। किससे? लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। चलो, आरबीसी का निर्माण हो रहा है तो निर्माण में समय लगता है कितनी देर का? 72 घंटे का। आरबीसी को बनने में कितना समय लगता है? 72 घंटे के समय लगता है। 72 घंटे में आरबीसी क्या हो जाती है? हमारी बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। उसके बाद में हम देखें कि आरबीसी का निर्माण हो गया, तो उसके बाद में देखते हैं कि आरबीसी का मृत्यु कब होती है। कोई भी जो जन्म ले रहा है वो मरेगा, तो उसकी मृत्यु कब होती है? वो होती है 120 दिन बाद। 120 दिन बाद। तो इसको मृत्यु से नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल। एक तो निर्माण का समय जिसमें कितना? 72 घंटे या 3 दिन, 72 घंटे या 3 दिन। और एक होता है आरबीसी का जीवन काल, और जो ये आरबीसी का जीवन काल बताया गया है वो होता है कितने दिन का? 120 दिन का। कितने दिन का होता है? 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल बताया कितने दिन का? 120 दिन का बताया गया आरबीसी का जीवन काल। उसके बाद में अगर हम देखें कि यह आरबीसी मृत हो जाती है तो इनका विघटन होता है हीमोग्लोबिन के प्रोटीन और एमिनो अम्लों में। किसमें होता है? हीमोग्लोबिन के प्रोटीन और एमिनो अम्लों में। तो इनका अपघटन, मृत आरबीसी का अपघटन कौन करता है? प्लीहा। कौन करता है? प्लीहा। प्लीहा में क्या होता है? मृत आरबीसी का भक्षण। मृत आरबीसी क्या करता है? प्लीहा भक्षण करता है या मृत आरबीसी का ये प्लीहा विघटन करता है। इसलिए हम यहाँ पर देखें तो प्लीहा को दूसरा नाम दिया गया है आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसको प्लीहा को कहते हैं। मृत आरबीसी का जो अपघटन है वो कौन करता है? प्लीहा करता है। इसके बाद में हम देखें कि ये जो टूटता है तो इसका शेष भाग बिलिरुबिन और बिलिरुबिन पित्तवर्णकों में परिवर्तित कर पितरस के साथ इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। और ये मृत आरबीसी फिर हमारे उत्सर्जन तंत्र जो हमारा
जो ये पाचन तंत्र है उसके द्वारा अपशिष्ट के साथ ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये हमारी इसके बारे में पूर्ण जानकारी हुई आरबीसी के बारे में। किसके बारे में हुई, आरबीसी के बारे में। तो हमारी आरबीसी आज हो गई कंप्लीट। आरबीसी में हमने सबसे पहले देखा कि आरबीसी केंद्रक रहित कणिकाएं होती हैं, फिर केंद्रक युक्त बताई जिसमें मूट और लामट की जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, केंद्रक युक्त होती है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो ये आरबीसी है हमारी, उनका आकार देखा तो कैसी होती है, गोलाकार या उभयावतार डिस्क रूपी होती हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि इसमें कोशिका द्रव्य कोशिकांग जो है, माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, केंद्रक मान लो, इनका क्या बताया गया है, अभाव बताया गया है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें आगे तो आरबीसी के बारे में देखा तो बनती कहाँ पर है, तो कहाँ पर बन रही है ये आरबीसी, अभी बताया लालस्थी मज्जा में। लालस्थी मज्जा के बाद में छोटे बच्चों में जो भ्रूणी अवस्था होती है उसमें यह तत्व पीढ़ा में होती है। बेहतर घंटे बनने में लगता है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है और इसकी जो मृत्यु है उसके बाद में इसका जो विघटन है वो कौन करता है, लीहाई करती है। इसलिए इसे आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा को हम कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो आरबीसी का रंग होता है वो लाल होता है। कैसा होता है, लाल। और ये लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन है वो क्या है, एक श्वसन वर्णक है। क्या है, एक श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है वो ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है, 4 अणुओं का परिवहन करता है। अगर परमाणु पूछ ले, यहाँ पर क्या पूछ ले कि एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के परमाणु का परिवहन करता है, तो एक ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु है, इसलिए कितने हुए, 8। परमाणु पूछे तो कितने, 8, और अणु पूछे तो कितने, 4। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का क्या करता है, परिवहन करता है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा जांच की जाती है और कितनी होती है, 50 से 55 लाख। कितनी होती है, 50 से 55 लाख है वो संख्या इसकी बताई गई है आरबीसी की। 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर जो है वो इसकी क्या बताई गई है, संख्या बताई गई है आरबीसी। तो ये हमारा जो आरबीसी टॉपिक था वो क्या हो चुका, पूर्ण रूप से हो चुका। अब हम दूसरी इसके बारे में जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में हम देखें तो दूसरी जो प्रकार की कोशिका है वो डब्ल्यूबीसी है। कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। उसके बारे में सामान्य जानकारी आपको बताता हूँ, उसके बाद में हम डब्ल्यूबीसी जो है वो अगले चैप्टर में चालू करेंगे। तो सामान्य जानकारी उसकी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त कणिकाएं होती है। कैसी होती है, केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं और संख्या में बहुत कम पाई जाती है। संख्या में क्या होती है, बहुत कम। कितनी, 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। कितनी होती है, 6000 से 8000। कई बुकों में ये 5000 से 10000 भी लिखा हुआ होगा। सही, तो ये 6000 से 8000 लगभग 6000 से 8000 की संख्या प्रति घन मिलीमीटर में पाई जाती है। अगर हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखें तो होता है 600:1। 600 आरबीसी जहां होती हैं वहां डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, 1। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है कितना, 600:1। कितना होता है, 600:1 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या बताया गया है, अनुपात बताया गया है। उसके बाद में अगर हम देखें कि इनका जो जीवन काल देखें तो ये बहुत कुछ समय के लिए जीवित रहती है, बहुत कुछ समय के लिए जीवित रहती है। 4 से 5 घंटे तक ही, 4 से 5 दिनों तक, घंटे नहीं, 4 से 5 दिनों तक इनका जीवन काल होता है। और एक अमीबीय गति, अमीबा की तरह ये गति करती है। तो अमीबीय गति इनका क्या बताया गया है, विशेष लक्षण बताया गया है। उसके बाद में ये देखेंगे हम कि जो श्वेताणु है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कणिका में और एक होता है अकणिका में, मतलब ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। 2 प्रकार के श्वेताणु पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि कणिका में श्वेताणु कौन कौन से होते हैं, उसमें देखेंगे न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और जो हमारे
कणिका रहित है, एक ग्रेनुलोसाइट, वो दो प्रकार के होते हैं, वो है मोनोसाइट और लसीकाणु। लसीकाणु में प्रकार पढ़ेंगे हम, तो टी लसीकाणु और पी लसीकाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हमारा जो WBC और प्लेटलेट्स और जो रक्त के कार्य हैं उनके बारे में हम हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अगला जो चैप्टर होगा, अगला जो हमारी क्लास होगी पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय।